आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अभिमुक्तेश्वरानंद मामले को लेकर अखिलेश यादव का निशाना, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल। सरकार के खिलाफ फैसलों पर जज का तबादला क्यों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का बड़ा सवाल। अमर्त्य सेन ने पश्चिम बंगाल एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कहा, यह वोटरों के साथ अन्याय है। पटना नीट छात्रा केस एफएसएल रिपोर्ट में सामने आई ये बात। अमेरिका के मिनियापोलिस में इमिग्रेशन अधिकारियों की गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत, सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन। गलतफहमी ना पाले, लगा दूंगा 100% टैरिफ, ट्रंप की कनाडा को धमकी में भी सबसे आगे चीन फैक्टर। हमारे हाथ ट्रिगर पर ईरान पहले से ही कई अधिक तैयार, आईआरजीसी कमांडर की अमेरिका को चेतावनी। पलाश मुच्छल ने चीटिंग फ्रॉड के आरोपों को बताया झूठा, एक्टर पर ठोका मानहानि का मुकदमा। दिल्ली ने रोका आरसीबी का विजय रथ, 7 विकेट से रौंदा। और बांग्लादेश ने कहा, भारत में खेलना हमारे लिए सुरक्षित नहीं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से जुड़े घटनाक्रम को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, कालनेमी को याद करने वाले बताए कि कलयुग के कालनेमी कौन है, कालनेमी काल बनकर आता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार धार्मिक मुद्दों का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। अखिलेश यादव ने विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एसआईआर के तहत जिन लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं उसकी जानकारी राजनीतिक दलों को क्यों नहीं दी जा रही। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है और सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। अधिकारी सरकार से मिलकर चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस उज्जवल भुइया ने जजों के तबादले में केंद्र सरकार की कथित भूमिका को लेकर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि किसी जज का तबादला केंद्र सरकार के अनुरोध पर किया जाता है तो यह कॉलेजियम प्रणाली की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सीधा आघात है। आईएलएस लॉ कॉलेज पुणे में संवैधानिक नैतिकता और लोकतांत्रिक शासन विषय पर जीवी पंडित मेमोरियल लेक्चर देते हुए जस्टिस भुइया ने कहा कि जजों की नियुक्ति और तबादला पूरी तरह न्यायपालिका का आंतरिक विषय है, जिसमें कार्यपालिका का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब कॉलेजियम स्वयं यह दर्ज करे कि किसी जज का तबादला सरकार के अनुरोध पर बदला गया है तो यह संवैधानिक रूप से स्वतंत्र मानी जाने वाली प्रक्रिया में कार्यप्रणाली के हस्तक्षेप को उजागर करता है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने पश्चिम बंगाल में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यह प्रक्रिया काफी जल्दबाजी में की जा रही है और इससे लोकतांत्रिक भागीदारी को नुकसान पहुंच सकता है, खासकर तब जब कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 92 वर्षीय अमर्त्य सेन ने एक इंटरव्यू में कहा कि मतदाता सूची में संशोधन का लोकतंत्र में अहम महत्व होता है, लेकिन यह सभी उपयोगी होता है जब इसे सही परिस्थितियों में किया जाए। उन्होंने कहा कि इस तरह की कवायद पूरी सावधानी और पर्याप्त समय के साथ होनी चाहिए, जो उनके मुताबिक पश्चिम बंगाल के मामले में नहीं दिख रहा है। अमर्त्य सेन ने कहा कि अगर मतदाता सूची की पूरी तरह समीक्षा सावधानी और पर्याप्त समय के साथ की जाए तो यह एक अच्छी लोकतांत्रिक प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन इस समय पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं हो रहा है। पटना की नीट छात्रा मौत मामले में सामने आई फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट में कहा गया है कि लड़की के कपड़ों में मानव शुक्राणु के अवशेष मिले हैं। पटना पुलिस ने देर रात प्रेस रिलीज जारी करके यह जानकारी दी। प्रेस रिलीज में लिखा गया कि एफएसएल की ओर से किए गए परीक्षण में कथित तौर पर घटना के समय पहने गए वस्त्र में मानव शुक्राणु के अवशेष प्राप्त हुए हैं। एफएसएल द्वारा उनकी डीएनए प्रोफाइलिंग की जा रही है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के साथ साथ एसआईटी की ओर से चिन्हित अन्य संदिग्ध व्यक्तियों के डीएनए से मिलान किया जाएगा। इस मामले में पटना पुलिस की कार्यशैली की बहुत आलोचना हुई थी, जिसके बाद इस मामले में पहली बार निलंबन की कार्रवाई भी हुई है। पटना के चित्रगुप्त नगर थाना, जहां नीट छात्रा का हॉस्टल था, उसकी प्रभारी रोशनी कुमारी और कदम कुआं के सब इंस्पेक्टर हेमंत झा को निलंबित कर दिया गया है।
अमेरिका के मिनेसोटा राज्य के मिनियापोलिस शहर में फेडरल इमिग्रेशन ऑफिसर्स की गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद शहर में प्रदर्शन शुरू हो गए। मिनेसोटा के सीनेटरों ने मृतक की पहचान एलेक्स पैट्रिक के रूप में की है। उन्होंने बताया कि पैट्रिक 37 साल के मिनियापोलिस के रहने वाले थे, पेशे से नर्स थे और अमेरिकी नागरिक थे। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब इससे 3 हफ्ते से कम पहले इसी शहर में अमेरिकी नागरिक रैनी गुड की भी एक इमिग्रेशन एजेंट की गोली से मौत हो गई थी। होमलैंड सिक्योरिटी की सचिव क्रिस्टी नोयम ने कहा है कि एजेंटों ने आत्मरक्षा में गोलियां चलाई क्योंकि पैट्री ने कथित तौर पर हिंसक प्रतिक्रिया दी थी। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिनियापोलिस के मेयर, मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्स पर विद्रोह भड़काने का आरोप लगाया है। गवर्नर वॉल्स ने कहा कि उन्होंने संघीय एजेंटों से राज्य छोड़ने को कहा है। घटना के बाद मिनियापोलिस में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकी का सिलसिला जारी है। अब उनके निशाने पर कनाडा है। खास बात यह है कि बीते कुछ समय में अमेरिका द्वारा वेनेजुएला से लेकर ईरान तक लिए गए तमाम एक्शन की तरह ही कनाडा टैरिफ थ्रेट के पीछे भी चीन फैक्टर अहम नजर आ रहा है। जी हां, ट्रंप की ताजा धमकी चीन और कनाडा व्यापार को मुद्दा बनाकर दी गई है। उन्होंने साफ किया है कि अगर कनाडा चीन में ट्रेड डील आगे बढ़ती है तो फिर वो 100% टैरिफ झेल सकता है। बीते सप्ताह डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अपने अकाउंट से की गई एक पोस्ट में बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कनाडा खुद को अमेरिका में प्रवेश करने वाले चीनी सामानों के लिए एक माध्यम बनने देता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप के मुताबिक अगर ओटावा चीन के साथ व्यापार समझौते को आगे बढ़ाता है तो वह कनाडा से आयात होने वाली सभी वस्तुओं पर 100% टैरिफ लगा देंगे। ईरान में हाल ही में देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों को कुचलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ईरानी सशस्त्र बल रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर ने शनिवार को कहा कि देश में पहले ही कहीं अधिक तैयार है, उनकी उंगली ट्रिगर पर रखी हुई है। यह चेतावनी अमेरिकी युद्धपोतों के मध्य पूर्व की ओर बढ़ने के बाद आई। ईरान में सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ भड़के विरोध प्रदर्शनों में हजारों लोगों के मारे जाने की खबर है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के करीबी समाचार प्रतिष्ठान नूर न्यूज ने अपने टेलीग्राम चैनल पर कहा कि कमांडर जनरल मोहम्मद पाकपुर ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी है कि वे किसी प्रकार की गलतफहमी ना पाले। नूर न्यूज के पाकपुर के हवाले से कहा गया कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और ईरान कमांडर इन चीफ के आदेशों और निर्देशों को पूरा करने के लिए पहले से कहीं अधिक तैयार है, उनकी उंगलियां ट्रिगर पर है। सिंगर और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल पर हाल ही में विद्यान मानी ने बड़े आरोप लगाए थे। बंगाली के रहने वाले विद्यान ने दावा किया कि भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने पलाश की शादी कैंसिल होने की वजह चीटिंग थी। सिंगर को एक दूसरी महिला के साथ बिस्तर पर पकड़ा गया था, जिसके बाद महिला क्रिकेटर ने उनकी पिटाई की थी। इसके बाद स्मृति और पलाश की शादी रद्द कर दी गई। इसके अलावा मराठी एक्टर और प्रोड्यूसर विद्यान मानी ने आरोप लगाया था कि पलाश मुच्छल ने उनसे 40 लाख रुपए की ठगी की। पलाश ने अब इन आरोपों का जवाब कानूनी रूप से देने का फैसला किया है। उन्होंने सभी आरोपों को झूठा और असभ्य बताते हुए ऐलान किया कि उनके वकील ने विद्वान मानी के खिलाफ 10 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया है। दिल्ली कैपिटल्स ने शनिवार को महिला प्रीमियर लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए टेबल टॉपर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 7 विकेट से हराकर प्ले-ऑफ की दौड़ में खुद को बनाए रखा। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स ने अनुशासित और प्रभावी प्रदर्शन करते हुए आरसीबी को 20 ओवर में 109 रन पर समेट दिया। इसके बाद दिल्ली ने 26 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया और आरसीबी को इस सीजन की पहली हार का स्वाद चखा। दिल्ली की जीत में लॉरा वोलवार्ड ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 38 गेंदों में नाबाद 42 रन बनाए, जबकि कप्तान जोमिमा रॉड्रिग्स ने 24 रन की उपयोगी पारी खेली। दिल्ली कैपिटल्स ने एक
दिल्ली कैपिटल्स ने 15.4 ओवर में 3 विकेट पर 111 रन बनाकर मैच अपने नाम हासिल कर लिया। हालांकि लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम ने चौथे ओवर तक 24 रन पर 2 विकेट गंवा दिए थे। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा 16 रन बनाकर आउट हो गई, जबकि लिसेली सिर्फ 6 रन ही बना सकी। इसके बाद जोमिमा रॉड्रिक्स और लॉरा वोलवार्ड ने तीसरे विकेट के लिए 52 रन की साझेदारी पर टीम को संभाला और जीत की ओर बढ़ाया। रॉड्रिक्स ने 26 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 24 रन बनाए। वहीं वोलवार्ड ने अपनी नाबाद पारी में 4 चौके और 1 छक्के लगाया। मारिजाने कैंप ने 15 गेंदों पर नाबाद 19 रन बनाए और श्रेयांका पाटिल की गेंद पर चौका लगाकर दिल्ली को जीत दिलाई। आरसीबी की ओर से साइली सतघरे सबसे सफल गेंदबाज रही, जिन्होंने 18 रन देकर 2 विकेट झटके। राधा यादव को 1 विकेट मिला। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड मीडिया समिति के अध्यक्ष अमजद हुसैन ने शनिवार को कहा कि भारत में खेलना हमारे लिए सुरक्षित नहीं है और यह फैसला सरकार का बताया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमजद हुसैन ने कहा कि हमने सरकार से बात की है। सरकार ने कहा कि वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत जाना हमारे लिए सुरक्षित नहीं होगा, ना खिलाड़ियों के लिए, ना पत्रकारों के लिए और ना ही टीम के साथ जाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए। उन्होंने कहा, ऐसी स्थिति में हमने अनुरोध किया है कि हमारे मैच श्रीलंका में कराए जाए, लेकिन कई दौर की बैठकों के बावजूद आईसीसी ने इस पर सहमति नहीं दी। अमजद हुसैन ने कहा कि चूंकि यह सरकार का फैसला है और आईसीसी की ओर से कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा, सुरक्षा कारणों की वजह से भारत में खेलना हमारे लिए सुरक्षित नहीं है और इसी वजह से यह फैसला लिया गया है। अगले महीने से शुरू हो रहे T20 वर्ल्ड कप में भारत में बांग्लादेश के खेलने से इनकार करने के बाद शनिवार को आईसीसी ने उसकी जगह स्कॉटलैंड के टूर्नामेंट में भाग लेने की पुष्टि की है। आईसीसी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि स्कॉटलैंड की टीम आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह खेलेगी। बांग्लादेश ने भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच सुरक्षा का हवाला देते हुए आईसीसी से अपने मैच भारत से बाहर कराने की मांग की थी। उसने कहा था कि ये मैच भारत की बजाय श्रीलंका में कराया जाए, जो इस टूर्नामेंट का सह मेजबान है। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में शुरू हो रहा है। पाकिस्तान के मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे।